व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू कैनोनेट। तो ये जो रोड टू फेज 5 है, हाँ मैंने ये इस प्लेलिस्ट का नाम वही दिया, रोड टू फेज 5, क्योंकि मैं फेज 5 के पहले के मतलब फेज 4 तक जितने भी सारी मूवीज़ आई है उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा अलग अलग वीडियोज़ पे। तो इस वीडियो में भी मैं फेज़ 1 को ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी थी जिसको आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, मतलब बहुत सारे व्यूज़ और लाइक्स आए, वो तो अलग है। उसके साथ साथ काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए, पॉजिटिव कमेंट्स, और सब्सक्राइबर गेम्स भी काफ़ी ज़्यादा हुए थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका पार्ट 2 लाया जाए। मैंने बहुत बकबक कर रहा हूँ, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट इंट्रो लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने फेज़ 1 के पहले जो 3 मूवीज़ आई थी उनको मैंने डिस्क्राइब किया था। फेज़ 1 की चौथी मूवी आई थी थॉर। अब यहाँ पर हमें अर्थ से काफ़ी दूर एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम है एसगार्ड। अब वहाँ पर रूल करता है ओडिन। अब ये ओडिन, थॉर, ये जो कैरेक्टर्स है ये नॉर्स माइथोलॉजी से लिया गया है। मतलब हमारी तरह जैसे हिंदू माइथोलॉजी है वैसा ही नॉर्स माइथोलॉजी भी है, और वहाँ का जो मेन गॉड ऑफ द गॉड है वो है ओडिन और उसका बेटा है थॉर। अब ऐसा दिखाया गया है कि आज से 1500 साल पहले फ्रॉस्ट जायंट्स का लीडर लॉफी ने अर्थ को कब्जा करने की कोशिश की थी, और वो एक कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स नामक एक आर्टिफैक्ट को यूज़ करके पूरे अर्थ को बर्फ में ढकने की कोशिश की थी। ऑल्दो ओडिन ने अपने पूरे एसगार्डियन आर्मी को लेकर आया और जंग छेड़ दी उन लोगों के अगेंस्ट में, अर्थ को बचा लिया और कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स अपने पास रख दिया। अब ओडिन का 2 बेटा है, थॉर ओडिनसन और लोकी ओडिनसन। अब थॉर जो कि बड़ा भाई है, एज यूजुअल राजा का बेटा राजा बनेगा तो वो राजा बन जाता है, और मुहूर्त के दिन कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स हमला कर देते हैं उनके पास। मतलब हमला नहीं करते, चोरी छुपे घुसते हैं और जो कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स है उसको वापस लेने के लिए, बट डिस्ट्रॉयर नामक एक पावरफुल रोबोट आके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब उसका नाम ही डिस्ट्रॉयर है, और डिस्ट्रॉयर तो एक जस्ट रोबोट है, उसका कोई दिमाग नहीं है। मतलब एसगार्ड का जो किंग है वो उसी का कमांड फॉलो करता है। बट इससे थॉर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। थॉर अपने 3 दोस्त वॉरियर 3, लेडी सिफ और अपने भाई लोकी के साथ पूरे फ्रॉस्ट जायंट्स के जो वहाँ है उस पर हमला कर देता है। और यहाँ पे एक और बात याद रखना कि जो ट्रैवल करने के लिए एसगार्डियंस जो मीन्स यूज़ करते हैं वो है बाइफ्रॉस्ट, एक ब्रिज जिसके मदद से कोई कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है, और उसे देखता है एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम है हाइमडल। अब थॉर तो हमला कर देता है, मस्त एक फाइट देखने को मिलता है, बट ओडिन वहाँ पर बीच में इंटरप्ट करके रोक देता है इसे। अब इससे होता यह है कि ओडिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि भाई थॉर इतना ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल कैसे किसी भी लोगों के साथ जंग छेड़ देता है, और इन्हीं चीज़ों के कारण ओडिन थॉर के मतलब सारे पावर्स को ले लेता है। अब एक और बात, थॉर के पास एक वेपन है जिसका नाम है म्योनिर। ये एक हैमर है जिसकी मदद से थॉर लाइटनिंग जनरेट कर सकता है। तो ओडिन अब क्या करता है, थॉर के साथ सारे पावर ले लेता है और उससे अर्थ मतलब धरती पर भेज देता है, और वो जो हैमर है म्योनिर उसको अर्थ पर भेज देता है कि एक एन्चेंटमेंट फूंक कर कि जो भी इस तुम्हारे उठाने के लायक होगा, वर्दी होगा, वही इसे उठा सकता है, और इसे उठाने से उसके पास भी थॉर जैसी पावर्स आ जाएगी। अब थॉर तो अर्थ तक पहुँच जाता है और उसके पास पावर नहीं है। और वहाँ पे जाकर उसके साथ मुलाकात होती है डार्सी लुइस और जेन फॉस्टर की। अब ऐसा होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है कि लोकी असल में ओडिन का बेटा है ही नहीं। मतलब फ्रॉस्ट जायंट्स का जो लॉफी है वो लीडर, मैंने बताया था क्या, नहीं बताया शायद, फ्रॉस्ट जायंट्स का जो लीडर लॉफी है उसका बेटा है। असल में ऐसा हुआ था कि फाइट के दौरान, मतलब पहले जो वार बताया था उसके दौरान लॉफी लोकी को ऐसे मरने के लिए छोड़ देता है एक टेम्पल में, और ओडिन को उसे पाता है और अपने मैजिक से उसे इंसान जैसा दिखने में बना देता है और उसे अपने ही मतलब एडप्ट कर लेता है। और यहाँ से हम बड़ा ट्विस्ट देखते हैं और बस फैमिली ड्रामा देखते हैं जहाँ पे लोकी कुछ बुरा भला बोल देता है ओडिन को, और इससे ओडिन का हार्ट अटैक आ जाता है और वो थोड़ी देर के लिए मतलब इंजर्ड हो जाता है, ओडिन स्लीप में चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि जो शील्ड एजेंट्स है, मतलब शील्ड एक पूरा एब्रीविएशन है, उसका पुराना मुझे याद नहीं, उसके जितने भी लोग हैं वो तो थॉर के जो म्योनिर है जिसको गिराया था, मतलब वही जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था ना, बीचों बीच रेगिस्तान के बीचों बीच एक हथौड़ा गिराया था, वो वही म्योनिर है। उसके आसपास एक पूरा कैंप बना देता है, और थॉर को जब पता चलता है इसके बारे में तो मानो उसके पास पावर नहीं है, बट किसी तरह से वो फाइट करके अपने फिजिकल ट्रेनिंग से म्योनिर के पास पहुंचता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। बट जो कि अब थॉर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो चुका है, इसलिए वो वर्दी नहीं होता, और इन्हीं सब के कारण वो अब दुखी हो जाता है और लोकी अब अपना गेम खेलना स्टार्ट करता है। वो पहले ही अर्थ पर आता है और थॉर से कह देता है कि ओडिन मर चुका है, और मरने से पहले उसने आखिरी इच्छा यही थी कि थॉर को कभी घुसने मत देना। मतलब कैसा शैतान बच्चा है यार लोकी। हाँ, ऑल्दो उसके बाद
वॉरियर और एसगार्ड पर भी वो अब रूल करने लग जाता है और बाकी लोगों को कहता है कि कोई भी अर्थ पर नहीं चाहेगा थॉर से मिलने। और तो उसके जो 3 दोस्त थे उन्होंने कहा था वॉरियर 3 और वो सब हाइमडल से परमिशन लेकर अर्थ पर पहुंच जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि लोकी एकदम जो लॉफी है मतलब उसका असली पापा उनसे मिलकर मतलब बहुत षड्यंत्र कर रहा था और वो डिस्ट्रॉयड हो मतलब डिस्ट्रॉयड तो मैंने कहा था जो कि किंग है उसी का ऑर्डर फॉलो करता है तो डिस्ट्रॉयड को भेजता है अर्थ पर तबाही मचाने के लिए। और थॉर जब धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होने लगता है कि माँ मैंने गलत किया था और वो मतलब हीरोइज्म उसके अंदर वापस आ रहा है तो इसलिए वो अपने बिना किसी पावर्स के डिस्ट्रॉयर के सामने चला जाता है और कहता है कि मुझे मार दो और डिस्ट्रॉय करता भी है। और यहाँ पे होता है एक ट्विस्ट कि म्योनिर अपने आप वहाँ से उठकर थॉर के हाथ आ जाते हैं क्योंकि अब जब थॉर हीरो बन चुका है इसलिए म्योनिर भी अब मतलब थॉर भी अब वर्दी हो चुका है म्योनिर के लिए और उसकी मदद से मस्त वो डिस्ट्रॉयर को उड़ा देता है। उधर हम देखते हैं कि लॉफी आ चुका है और जो कि अब ओडिन वल्नरेबल है यानी कि ओडिन स्लीप में है तो अब इसे मारने की कोशिश करता है और लोकी 1 सेकेंड पलटी खा लेता है और वो अपने पावर से लॉफी को ही मार देता है और अपने बाइफ्रॉस्ट जो मैंने कहा था वो अब काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है उसकी मदद से वो पूरे यूटेनहाइम मतलब फ्रॉस्ट जायंट्स का जो प्लेनेट है उसे डिस्ट्रॉय करने लग जाता है और थॉर वहाँ पे टाइमली पहुँच जाता है। थॉर और लोकी के बीच में मस्त एक फाइट होता है जहाँ पर थॉर लोकी को हरा देता है और वो पूरे बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को ही धीरे धीरे तोड़ देता है और जिसके मदद से वो कभी भी अर्थ पर वापस नहीं आ सकता। और वो जो जेन फॉस्टर के साथ जो मिला था उन दोनों के बीच में भी थोड़ा लव पहले बन चुका है और थॉर उसे भी सैक्रिफाइस कर देता है सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए मतलब दुश्मन के प्लैनेट को बचाने के लिए। और यहाँ पे देखते हैं थॉर कितना अच्छा है और एंड में हम बाइफ्रॉस्ट ब्रिज से लोकी गिर जाता है और हमें लगता है लोकी मर चुका है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखते हैं कि नहीं लोकी अभी जिंदा है और वो श्योरली फ्यूचर में शायद कुछ बड़ा कुछ करने वाला है। अब फेज 1 की 5th मूवी आई थी कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर, ये वर्ल्ड वार 2 का टाइम है वर्ल्ड वार 2 का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एकदम स्टीव रॉजर्स तो भोला भाला एकदम दुबला पतला डिजीज्ड एक आदमी है बट वो काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट है और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा इंसान भी है और वो चाहता है कि वो आर्मी में ज्वाइन करेगा और तो इसके जो फिजिकल कंडीशन है उसके कारण वो लोग उसे ज्वाइन नहीं करने देते हैं। और इन्हीं की कुछ चीज़ों के बीच में उसकी मुलाकात होती है अपने दोस्त से जिसका नाम है बकी बर्न्स मतलब जेम्स बर्न्स जिसका असली नाम है और वो ऑलरेडी मिलिट्री में काम करता है। और यहाँ पर एक और साइंटिस्ट के साथ उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम है आर्स्किन। अब उसने क्या किया था पहले अब नाजी जर्मनी के लिए सुपर सोल्जर सीरम बनाया था जिसको रेड स्कल नामक एक आदमी ने ले लिया मतलब उसका ओरिजिनल नाम मुझे शायद याद नहीं है बट उस सीरम के लेने से बाद उसके सारे पूरा स्किन मेल्ट हो जाता है और पूरा लाल हो जाता है इसीलिए उसका नाम हो जाता है रेड स्कल। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि स्टीव रॉजर्स को भी वो सीरम दिया जाता है और ऐसे ही वो बन जाता है सुपर सोल्जर मतलब पहला सुपर सोल्जर और उसका नाम दिया जाता है कैप्टन अमेरिका। और इस मूवी में हमें सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है पहला इन्फिनिटी स्टोन के साथ जिसका नाम है टेशरेक्ट यानी स्पेस स्टोन मतलब टेशरेक्ट के अंदर रहता है स्पेस स्टोन। अब इसकी मदद से ये नाजिस के साथ एक टीम है जिसका नाम है हाइड्रा। अब इस हाइड्रा का लीडर है रेड स्कल और वो इस वेपन की मदद से कुछ बड़ा कुछ करने की कोशिश करता है। अब क्या करने की कोशिश करता है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ऑल्दो कैप्टन अमेरिका चाहता है उसके साथ फाइट करता है और एक मिशन के दौरान उसका जो दोस्त बकी बर्न्स है मतलब वो दोनों साथ मिलकर ही फाइट करते हैं वो एक ब्रिज से गिर मतलब ब्रिज के ऊपर एक ट्रेन जा रहा था ट्रेन के ऊपर फाइट कर रहे थे और वहाँ से नीचे गिरकर बकी बर्न्स को सपोजिटली उस वक्त ऐसा लगा था कि वो मर जाता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मस्त एकदम फाइनली कैप्टन अमेरिका रेड स्कल के बेस पर पूरा हमला करता है उसका फाइट करता है कैप्टन अमेरिका वर्सेस रेड स्कल। फाइट में कैप्टन अमेरिका उसे हरा देता है बुरी तरह से कूट देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो टेशरेक्ट क्यूब को हाथ में ले लेता है और कुछ करता है जिसकी वजह से वो बाहर का ही स्पेस में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो टेशरेक्ट के नीचे गिर जाता है। बट रेड स्कल ने इससे पहले ही मतलब एक मिसाइल टाइप का कुछ बॉम्ब टाइप कुछ बना लिया था जिसके वजह से पूरा न्यूयॉर्क सिटी डिस्ट्रॉय होने वाला था। तो इसके मदद से वो क्या करता है इसलिए कैप्टन अमेरिका वो पूरा प्लेन को ही लेकर किसी एक बर्फीले जगह में गिरा देता है क्रैश करवा देता है। और यहाँ पे सबको ऐसा लगता है कि कैप्टन अमेरिका भी मर चुका है मतलब क्या यार यहाँ पे कितने सारे डेथ्स दिखाया गया है पर एक भी रियल नहीं है मतलब पूरे एमसीयू में। और इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका को बर्फ से खोद कर बाहर निकाला जाता है मतलब कुछ लोग ऐसे निकालते हैं मिलिट्री लोग और निक फ्यूरी उससे जाकर मिलता है और कैप्टन अमेरिका तो मतलब काफ़ी साल बीत चुका है मतलब मॉडर्न टाइम 2011 का टाइम है। कैप्टन अमेरिका मतलब काफ़ी दिक्कत हो आसपास के जो एडवांसमेंट है उनसे मतलब उसके साथ मिलाने के लिए खुद को। और तभी हम देखते हैं निक फ्यूरी आगे कहता है कि भाई काफ़ी वार हो चुकी है और मतलब 70 साल तक बर्फ़ में थे और ये सब। अब इस मूवी के जो आखिरी मूवी है एवेंजर्स 1
उसको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा और उसके लिए एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा और वो पार्ट 3 होगा इस लिस्ट के लिए। और जितना प्यार आप लोगों ने पहले पिछले वीडियो के लिए दिया था उतना ही प्यार इस वीडियो के लिए भी दो और इन स्क्रीन में ये कुछ वीडियोस देख लो आप।